हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल भाई। तो लास्ट टाइम मैंने जीओसी का लेक्चर 3 अपलोड कर दिया था और मेरे पास टाइम भी नहीं था, तो मैंने आगे वीडियोस अपलोड नहीं किए। ठीक है, तो बेसिकली आज हम लोग एमएसटी सीईटी के केमिकल काइनेटिक्स की शुरुआत करने वाले हैं। और इधर मैंने यहाँ पे एमएसटी सीईटी में इस तरीके से पढ़ाऊंगा जहाँ पे मैं आपको सारे फॉर्मूला और उसके छोटे मोटे कॉन्सेप्ट बता दूंगा। रही बात आपको कॉन्सेप्ट समझने की, तो आप ऑलरेडी 12th स्टैंडर्ड पढ़ चुके हो, जिसमें आपको ऑलरेडी डिटेल में कॉन्सेप्ट बताया गया है। यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट तो थोड़ा बहुत जो भी रहेगा, अगर बहुत ज़्यादा टफ रहेगा तो उस कॉन्सेप्ट को मैं समझा दूंगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग मेन चीज़ फॉर्मूलाज को समझेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, ट्रिक्स से हम लोग समझेंगे कि इस क्वेश्चन की जो अप्रोच है कितनी शॉर्ट हो सकती है, कितने मिनिमम टाइम में एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को करना है। ठीक है, तो बेसिकली केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जहां पे आप रिएक्शन की स्पीड के बारे में पढ़ते हो, उसके रेट के बारे में पढ़ते हो। ऑल्दो वो हमें बताता है कि रिएक्शन कौन सा ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती है, लाइक फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती है, सेकेंड ऑर्डर, राइट। ठीक है, अब देखिए केमिकल काइनेटिक्स शुरुआत करने से पहले मैं आपको थोड़ी बहुत चीजें बता दूं कि केमिकल काइनेटिक्स में हम मॉडरेट रिएक्शन के रेट को पढ़ते हैं। ठीक है, बहुत स्लोएस्ट रिएक्शन जो होती है उनके रेट को हम नहीं पढ़ते हैं, और बहुत जो जल्दी से फास्ट होती है उनके रेट को भी हम नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको अभी मैंने यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूलाज लिखा दिया है, और इधर आपको हर एक फॉर्मूलाज के पीछे अलग अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और आपने क्या करना है, इस सारे फॉर्मूलाज को अच्छे से रिवाइज कर लेना है। ठीक है, जिससे आपको क्वेश्चन में अप्रोच लगाने के लिए कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स बहुत बढ़िया तरीके से। चलो देखो, तो केमिकल काइनेटिक्स जैसे मैंने आपको बताया कि ये चैप्टर रेट जो है, रिएक्शन का रेट बताने के लिए हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम फॉर्मूला डिस्कस करेंगे वो है एवरेज रेट। ठीक है, तो एवरेज रेट क्या है? तो बेसिकली एवरेज रेट रिएक्शन का वो रेट होता है जिसपे हम किसी बड़े चेंज को हम पढ़ते हैं। लाइक अब जैसे कि आपको पता है कि कोई भी रिएक्शन दो चीज से बनती है, एक तो रिएक्टेंट से और एक प्रोडक्ट से। ठीक है, अब जब एक रिएक्टेंट खुद में अपने आप में कंज्यूम होता है तो जाके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। रिएक्टेंट डिसअपियर होगा तो प्रोडक्ट का अपीयरेंस होगा। तो अब रिएक्टेंट, अब ये सब तो चीजें, और अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहोगे तो जीओसी वगैरह में मैंने बताया है कि बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, किस टाइप की बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, लेकिन यहाँ पे उसका नीड नहीं है। हमें देखना है कि रिएक्टेंट किस रेट से कंज्यूम हो रहा है, किस रेट से प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, उस चीज को हमको डिस्कस करना है। So here we are going to discuss average rate. तो average rate का जो फॉर्मूला है, it is nothing but what? Delta C by delta T, right? Delta C क्या है? It is a big change in concentration upon change in time. Concentration में बड़ा change जो हो रहा है, इसे हम कहते हैं average rate. ठीक है, अब लाइक मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पे मैंने आपको बताने की कोशिश किया है कि ये फॉर्मूला कैसे हम लिख सकते हैं और मैथमेटिकली। तो देखिए A gives B, so here we are going to take माइनस साइन। अब यहाँ पे माइनस साइन यहाँ पे क्या बता रहे हैं आपको कि सर जो रिएक्टेंट A है उसका कंसंट्रेशन धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। राइट, तो अब यहाँ पे अब जरा सा ध्यान दीजिए कि माइनस डेल्टा A अपॉन डेल्टा T। ठीक है, माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रही है कि इसका कंसंट्रेशन कम हो रहा है, विच इज इक्वल्स टू एवरेज रेट, हम 12th में भी ऐसे ही लिखे हैं, प्लस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डेल्टा टी। ये ओवरऑल रेट हो गया इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं सर इंस्टेंटेनियस रेट की। इंस्टेंटेनियस रेट क्या है? ऐसा रेट जो बहुत छोटा हो भाई, क्या हो? बहुत छोटा हो। एक रिएक्शन है, उसमें रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बहुत छोटा कंज्यूम हो रहा है, बहुत कम कंज्यूम हुआ है रिएक्टेंट, तब हम
कह सकते हैं कि हम इंस्टेंटेनियस रेट की बात कर रहे हैं। और दो तीन चीज मैं आपको बताऊं, इंस्टेंटेनियस रेट बहुत छोटा रेट होता है, एक तो ये पता चल गया। दूसरा मेरा बच्चा, यहां पे तुझे ये ध्यान देना है कि इंस्टेंटेनियस रेट किसी पर्टिकुलर टाइम पे हम किसी रिएक्शन का रेट निकालते हैं, तब हम वहां पे इंस्टेंटेनियस रेट की बात करते हैं। ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर टाइम होगा वहां पे आपको पूछा जाएगा तो आप इंस्टेंटेनियस रेट निकालोगे। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनिए, देखिए क्या है। ओके, चलो देखो क्या है, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन dt विच इज इक्वल्स टू प्लस D कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन dt। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, यहां पे मैंने इसको ग्राफिकली समझाने की कोशिश किया है कि टाइम के रिस्पेक्ट पे कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम हो रहा है, किसका, A का। इस A का कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम हो रहा है, तब हमने क्या लिखा, माइनस डी ए बाय डी टी, मतलब माइनस डी ए कंसंट्रेशन ऑफ A बाय डी टी। ठीक है, इज इक्वल्स टू प्लस डी, सॉरी बी होगा यहाँ पे, ठीक है, बी प्लस डी कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डी टी। तो जैसे कि आप देख रहे हो ए का धीरे धीरे कंसंट्रेशन कम होगा, तो उस तरीके से बी का कंसंट्रेशन धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा। ये है आपका एवरेज रेट का फॉर्मूला, और इसे हम पढ़ते हैं डी बाय डी टी, राइट। हमने यहाँ डेरिवेटिव लिया है। अब जरा देखिए और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि स्टोइकियोमेट्रिक रेट इक्वेशन क्या होता है। बेसिकली जो भी रिएक्शन है, ठीक है, उस रिएक्शन के स्टोइकियोमेट्री, लाइक आप जैसे उसको बोल सकते हो कोएफिशिएंट को, ठीक है, उसे हम अपॉन में लिख लेते हैं, या आप ऐसे कह सकते हो फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखोगे स्टोइकियोमेट्रिक रेट इक्वेशन क्या कहती है, तो हियर वी आर गोइंग टू टेक a प्लस बी विच गिव्स c। तो अगर आप देखोगे a का जो कोएफिशिएंट है स्मॉल a है, b का कोएफिशिएंट स्मॉल b है, और c का कोएफिशिएंट क्या है, स्मॉल c है। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे दो रिएक्टेंट दिए गए, तो दोनों रिएक्टेंट पे हमने क्या ले लिया, माइनस वन अपॉन a डी ए बाय डी टी विच इज इक्वल टू वन अपॉन बी डी बी बाय डी टी विच इज इक्वल टू प्लस वन अपॉन सी विच गिव्स डी कंसंट्रेशन ऑफ सी बाय डी टी। ये इस रिएक्शन का क्या हो गया, ओवरऑल रेट हो गया। ठीक है, ये एक फॉर्मूला हमने देख लिया। अब आते हैं हमारे इंपॉर्टेंट टर्म पे, जिसका नाम है रेट लॉ। ठीक है, क्या है, रेट लॉ। ओके, एक मिनट, हाँ ओके चलो, तो रेट लॉ हम देख रहे थे। रेट लॉ क्या कहता है, रेट लॉ इज नथिंग बट व्हाट, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड इट इज रेज्ड टू द पावर ऑफ अ पर्टिकुलर रिएक्शन, राइट। मान लीजिए A प्लस बी कोई रिएक्शन है, ठीक है, A प्लस बी कोई रिएक्शन है और वो आपको C दे रही है, तो A प्लस बी दोनों भी रिएक्टेंट है, तो किसी भी रिएक्शन का रेट उसके कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन किसके कंसंट्रेशन के ऊपर सर, प्रोडक्ट के या रिएक्टेंट के? तो जाहिर सी बात है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा भाई साहब। जितना तेजी से रिएक्टेंट कम होगा उतना तेजी से प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो रेट कभी भी किसी भी रिएक्शन का किसमें फॉर्म होता है, सॉरी किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। अब रिएक्टेंट के अंदर हर एक रिएक्टेंट का अपना अपना ऑर्डर भी होता है, ठीक है। जैसे अगर आप देखेंगे तो हियर वी आर गोइंग टू टेक R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द A into concentration of B, A is to X, B is to Y। तो ये बता रही है कि भाई कोई भी रिएक्शन जो है मतलब R जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा A के और B के, ठीक है, मतलब कोई भी रिएक्शन के रिएक्टेंट पे, ठीक है। अब हमने इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाया तो इक्वल लगा के K लगा दिया, वेयर K इज द कांस्टेंट, ठीक है। अब देखिए A का ऑर्डर कुछ और हो सकता है, ठीक है, मतलब A का भी कुछ ऑर्डर होगा और B का भी कुछ ना कुछ क्या होगा, ऑर्डर होगा। मतलब दोनों भी रिएक्टेंट का अपना पर्टिकुलर वैल्यू होगा ऑर्डर का, मतलब ऑर्डर मतलब पावर, ठीक है, जिसके A के ऊपर जो पावर लगी ना X, B के ऊपर जो लगी पावर Y, ये ऑर्डर है। अब ये ऑर्डर जो होता है ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड वैल्यूज होता है, ठीक है, इट कैन नॉट बी हाइपोथेटिकल, ठीक है। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, और ये चेंज भी होता है, ठीक है, रिएक्शन से रिएक्शन चेंज होता है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, नेक्स्ट जो है ये हमारा रेट लॉ का इक्वेशन है, ठीक है, रेट लॉ का इक्वेशन x y ले लो, ठीक है, और ब्रैकेट बना लो।
देखिए, ठीक है। देख अब नेक्स्ट जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वही कि भाई जो रिएक्टेंट है वो दोनों के ऑर्डर को प्लस करो तो तुमको ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर मिल जाएगा कि रिएक्शन कौन सा ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती है, राइट। तो अगर मान लीजिए x अगर 1 है, x अगर 1 है, ठीक है, और y भी 1 है, तो अब 1 + 1 कितना हो जाएगा भाई? 2 हो जाएगा। तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? फर्स्ट ऑर्डर सॉरी सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर लेगी, ठीक है। x + y क्या होगा? आपको जो भी देगा, जो आंसर आएगा वो उस रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया a + b जो है, a + b जो है, एक मिनट, हाँ, a + b जो है यहाँ पे, हाँ, क्या दे रहे? प्रोडक्ट, ठीक है। तो a + a क्या दे रहा है? a का जो पावर है वो 1 होगा, तो वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करेगा। मतलब a जो रिएक्टेंट है उसका जो पावर होगा, यानी ये इसका जो पावर होगा वो 1 होगा, तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करेगा। और b जो है अगर उसका पावर 2 है, ठीक, लाइक 2 हो गया, तो वो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करेगा। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से हमने देखो इसका रेट लिख दिया, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्या है? एलिमेंट्री रिएक्शन। सिंपल है, एलिमेंट्री रिएक्शन वो रिएक्शंस होती हैं जिस बहुत सिंपल फॉर्म में वो रिएक्शन होती है, उसको और फर्दर आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो उसको हमने क्या नाम दिया? एलिमेंट्री रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं ये A गिव्स D, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? ये A से D बनने में भाई साहब उसको A से पहले B बनना पड़ेगा, B से C बनना पड़ेगा, C से D बनना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं A से B जो बन रहा है ये तो डायरेक्टली बन रहा है ना, A से B जो है डायरेक्टली बन रहा है, इसको और फर्दर नो मोर सिंप्लीफिकेशन कह सकते हो कि कोई सिंप्लीफिकेशन शो ही नहीं कर पाएगा, सिंप्लीफिकेशन नहीं शो कर पाएगा, तो इसको आपने कह दिया कि भाई ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, ठीक है। चलिए दूसरा है मॉलिक्युलैरिटी। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है कि भाई साहब मॉलिक्युलैरिटी वो होती है कि आपको देखना है कि रिएक्टेंट में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। अगर कि जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए तो यहां पे आप बोलोगे कि उसकी मॉलिक्युलैरिटी 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को देख के बताना है कि उसकी मॉलिक्युलैरिटी कितनी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मैं देखो H2 + Cl2 ये ट्वाइस ऑफ HCl, तो अगर मैं पूछता हूं ये रिएक्शन के अंदर इस रिएक्टेंट में कितने मॉलिक्यूल है, तो दिख रहा है दो मॉलिक्यूल है, एक H का और एक Cl का, तो तुम बोल सकते हो कि रिएक्शन जो है बायोमॉलिक्यूलर है। बाय का मतलब होता है 2, अगर एक मॉलिक्यूल से बन रही तो यूनिमॉलिक्यूलर, ठीक है। ऐसे बहुत सारी टाइप की रिएक्शंस होती है, तो ये क्या हो गया? मॉलिक्युलैरिटी हो गई। अब सबसे जो काम की बात है जहां पे क्वेश्चंस आते हैं सीईटी में, तो यहां पे आप देख सकते हो इंटीग्रेटेड रेट लॉ, जिसका मैंने फॉर्मूला ऑलरेडी लिख दिया है। इट इज नथिंग बट व्हाट? ln ऑफ A नॉट, वेयर A नॉट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट, ठीक है। एक और चेक करो जरा चालू है क्या? ओके ठीक, ओके सॉरी, ठीक है। ब्राइटनेस बड़ी, ठीक ठीक, चलो। हाँ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या है? ln ऑफ A नॉट बाय AT, ठीक है। A नॉट क्या है? जो भी रिएक्टेंट है, मान लीजिए A, ठीक है, A इसका इनिशियल कंसंट्रेशन, इसके इनिशियल कंसंट्रेशन को और इसको खत्म होने तक इसका फाइनल कंसंट्रेशन कितना होगा, उसको हमने क्या कहा? A कंसंट्रेशन ऑफ AT, ठीक है, A नॉट से AT विच इज इक्वल्स टू KT। अब यहाँ पे क्या है? हमने एक चीज सीख के रखा है 12th स्टैंडर्ड में कि अगर ln को हमें log में कन्वर्ट करना रहा तो हमें 2.30 से मल्टीप्लाई 303 से मल्टीप्लाई करना है, विच इज बेसिक, ठीक है। तो 2.303 मल्टीप्लाई बाय log टू द बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ A नॉट बाय कंसंट्रेशन ऑफ AT। अच्छा, ये जो K है इसको मैंने यहां से यहां डिवाइड में भेज दिया, ठीक है, तो क्या आ गया? K। तो ये मुझे मिल गया हमें इंटीग्रेटेड रेट लॉ, एक ये फॉर्म में और एक ये फॉर्म में, ठीक है। देखो ये वाला फॉर्म हम जब परसेंटेज निकालते हैं तब काम आता है, ठीक है। मतलब अगर मैं बोलता हूं कि ये A 100 है, ठीक है, और x का वैल्यू 30 दे दे तो जो रिमेनिंग अनडिसोसिएटेड पार्ट, या फिर बोल अनडिसोसिएटेड नहीं बोल सकते, जो रिमेनिंग जो बचा वो हमारा क्या है? 70 या 70% होगा, ठीक है। तो ये फॉर्म भी हम लोग ले सकते हैं और ये फॉर्म, मोस्टली हम ये फॉर्म को यूज करेंगे। चलिए अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इंटीग्रेटेड लॉ जो है वो फर्स्ट ऑर्डर का था। अब ये फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ है, तो इसके हाफ लाइफ को सीधा सा याद कर लो कि इसका टी हाफ कितना हो जाएगा? 0.693/K। ये फॉर्मूला आप याद कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहां पे क्या है। चलिए दूसरा है हमारा इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर के लिए क्या है? जो इनिशियल कंसंट्रेशन से फाइनल कंसंट्रेशन को माइनस करो, डिवाइड बाय
रेट कांस्टेंट के वैल्यू, जो भी रेट कांस्टेंट का वैल्यू होगा वो, तो आपको मिल जाएगा जीरो ऑर्डर का रेट इंटीग्रेटेड रेट। ठीक है, अब अगर आप देखोगे जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ देखोगे। अच्छा, सबसे पहले चीज मैं हाफ लाइफ अगर आपको बताऊं तो हाफ लाइफ क्या होता है, बेसिकली ऐसा टर्म है ये जिसमें आपको बताया जाता है कि भाई उसकी जो इनिशियल कंसंट्रेशन को हाफ होने में कितना टाइम लग रहा है। अगर 100 है तो उसको 50 होने में कितना टाइम लग रहा है, दैट इज एन हाफ लाइफ। ठीक है, तो टी हाफ कितना हो जाएगा, a नॉट बाय 2k विच इज हाफ लाइफ ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, अरेनियस इक्वेशन। अरेनियस इक्वेशन ये भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको दिया गया है ln k विच इज इक्वल टू EA बाय RT। अच्छा सर, ये EA क्या है, सो EA इज नथिंग बट व्हाट, EA क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है। क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। ये हम आगे डिस्कस करेंगे, टेंशन ना लीजिए। ठीक है, तो EA बाय RT वेयर R इज द गैस कांस्टेंट, T इज द टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक है, और K इज द रेट कांस्टेंट। चलिए, तो अब जरा फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाइड किया जाए। ठीक है, तो ln ऑफ k इज इक्वल्स टू ln ऑफ a विच इज इक्वल्स टू EA बाय RT। मैंने इस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज किया। अब सिंपल सी बात है कि ये लॉग की प्रॉपर्टी दिखती है। लॉग की प्रॉपर्टी क्या है, लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b क्या हो जाएगा भाई, लॉग ऑफ a अपॉन b हो जाता है। सेम फॉर ln ऑफ a माइनस ln ऑफ b क्या हो जाएगा, ln ऑफ a बाय b। ये आप प्रॉपर्टी पढ़ चुके हो ना, तो ये माइनस में इसको अपॉन में कर दो, k अपॉन a। ठीक है, और log टू द बेस 10। अब ln से log में जाना है तो वही सिंपल है कि 2.303 से क्या कर दो, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो गया आपका अरेनियस इक्वेशन। ठीक है, अब फॉर्मूला ऑफ डिटर्मिनेशन, ठीक है, ऑफ ऐसा बोल सकते हो एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, लॉग ऑफ k2 बाय k1। दो रेट कांस्टेंट दिए रहेंगे आपको, तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, EA बाय 2.303 R। अब यहाँ पे टेम्परेचर वेरी करेगा क्योंकि दो रेट कांस्टेंट है, मतलब दो अलग अलग रिएक्शन है। तो यहाँ पे T2 माइनस T1 अपॉन T2 इंटू T1, ये एक फॉर्मूला बन गया आपका, किसका, फॉर्मूला फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये सारे फॉर्मूलाज को अपनी बुक में लिख लो। ठीक है, जो आपको हेल्प करेंगे सीईटी में। ठीक है, जिसकी मदद से आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो। देखो कैसा होता है ना, सीईटी में आपको एक बेनिफिट भी है कि आप पूरा क्वेश्चन की अप्रोच कर तो लेते हो, ठीक है, सही तरीके से। अब कभी कभार आप कैलकुलेशन में फंस जाते हो, तो आपने क्या करना है, अगर आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, आपने फॉर्मूला लगाया, पहुंच रहे, कैलकुलेशन आपको जरा सा भी थोड़ा बहुत भी मैच हो रहा है तो दैट मींस वही पर्टिकुलर आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। हाँ, जिसे परफेक्ट कैलकुलेशन आती है वो तो भाई पूरा स्कोर करेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है कि सीईटी में आपको हर एक क्वेश्चन के सिमिलर आंसर्स दिखते हैं, लेकिन मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर पता करने के लिए आपको हर एक ऑप्शन को चेक करते हुए जाना पड़ता है। तो उसके लिए मैं कहूंगा आपको, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप कैलकुलेशन वाला पार्ट बहुत अच्छे से करिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप डेली मॉक टेस्ट दे रहे हो तो बहुत अच्छी बात है कि आपके मार्क्स या परसेंटाइल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो सकते हैं सीईटी में, क्योंकि डेली मॉक टेस्ट देना ही इस पूरे बोलते ना कि कंपटीशन का पार्ट है। ठीक है, वो एक की है जिससे आप अपने आप को एनालिसिस कर सकते हो कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। ठीक है, तो इतनी ही मेहनत करो, मतलब कि डेली जितना हो सके उतना मॉक टेस्ट दो। ठीक है, और जिन लोग से नहीं हो पा रहा वो वीक में 2-3 दिन बाद मॉक टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अब दूसरा है, सबसे लास्ट है, 2 ही टॉपिक है, दैट इज कोलिजन थ्योरी। ठीक है, कोलिजन थ्योरी क्या है, और जैसे मैं आपको समझा दूं, ये 2 मॉलिक्यूल्स है। तो आज से बहुत टाइम पहले ऑब्जर्व किया गया कि भाई हर मॉलिक्यूल कोलाइड करता है, तो कोलाइड करता है तो प्रोडक्ट बनता है। ये चीज आप याद रखो, बिना कोलाइड के प्रोडक्ट नहीं बनेगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा कुछ चीजें मिसिंग थी, तो उन्होंने बताया कि मॉलिक्यूल्स हर बार कोलिजन से प्रोडक्ट नहीं बनाते। ठीक है, अगर ये टकराए, वापस हट गए, ठीक है, रिबाउंड हो गए, तो इन्हें जोड़ने के लिए एक एनर्जी लगती है। दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज एन एक्टिवेशन एनर्जी, जो मैंने आपको पहले बताया था। एक्टिवेशन एनर्जी इन्हें बाइंड करके रखती है, ऐसा पकड़ के रखती है ताकि ये प्रोडक्ट बनाए नया। ठीक है,
तो रेट ऑफ कोलिजन जितना होगा उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन होगा, सिंपल सी बात है। तो अब जरा ध्यान से देखिए, दूसरा हमारा ये है ओरिएंटेशन। देखिए ओरिएंटेशन मतलब क्या, अरेंजमेंट बोल सकते हो कि कैसा मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं A प्लस बी सी, ठीक है, तो A प्लस बी सी मिलके क्या दे रहे हैं, A प्लस बी दे रहे हो, C अलग हो रहा है, ठीक है। लेकिन कभी भी A प्लस सी मिलके आपको A प्लस बी नहीं देंगे, ठीक है। ये ओरिएंटेशन गलत है, इससे प्रोडक्ट कभी बनेगा ही नहीं फर्दर। तो ये चीज याद रखो, ओरिएंटेशन बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे सारे फॉर्मूलाज को बहुत अच्छे से समझ सकते हो, पढ़ सकते हो, और इसके क्वेश्चन हम करेंगे अभी, ठीक है। तो जल्दी से इस फॉर्मूला को लिख लो, फिर हम लोग इसके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए ओके, तो चलो भाई हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पहला है हमारा, फॉर द रिएक्शन 2 मोल्स ऑफ N2O5 will gives 4 मोल्स ऑफ NO2 एंड आपको ऑक्सीजन का 1 मोल मिल रहा है। बोला क्या है भाई, N2O5 का N2O5 डिसअपियर एट अ रेट ऑफ x मोल ऑफ DM क्यूब इनटू सेकंड इनवर्स, ठीक है। फाइंड द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन, आपको रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन फाइंड करना है। तो सिंपल शब्दों में हमने क्या किया, इसका पूरा रेट लिख लिया। इधर देखो मैंने यहाँ लिख के बताया कि भाई स्टोइकियोमेट्रिक रेट लिखा है, ये 2 है ना, इसकी स्टोइकियोमेट्रिक, तो उसको हमेशा फ्रैक्शन में लिखते हैं, ठीक है। तो 1/2 हो जाएगा d कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 by dt which will give you which is equals to, sir, ठीक है, which is equals to 1/4, it is a rate of formation of NO2 gas by dt, ठीक है, which is also equals to 1/1, यहाँ कुछ नहीं तो इसको इसकी स्टोइकियोमेट्री 1 है, तो d कंसंट्रेशन ऑफ O2 by dt ले लो, ठीक है। ये ओवरऑल रेट मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, ठीक है, ये ओवरऑल रेट मैंने यहाँ पे लिखा। अब देखो एक्चुअली में स्टूडेंट्स ये इतना थोड़ा आपको थोड़ा कंजस्टेड लग रहा होगा, बट एक्चुअली में इससे पहले रिकॉर्ड किया और मैंने माइक नहीं पहना था, ठीक है। तो सॉरी फॉर डेट, यहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा भी कंजस्टेड दिख रहा है, वो ज्यादा मैस हो गया, ठीक है, फिर भी मैं आपको यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, इस 4 को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा 4/2, ठीक है, 2 से काट दो, 2 1 2, 2 2 4, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया, d कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 by dt which is equals to d कंसंट्रेशन ऑफ O2 by dt। अब यहाँ पे तुझे इसका रेट ऑफ क्या बोला गया, फॉर्मेशन पता करना है। तो इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन, अब तुझे पता है कि गिवन रेट तेरे पास x है, गिवन रेट तेरे पास x है, और इसकी स्टोइकियोमेट्री 1/2 है, और तुझे इसी का पता करना है। तो सिंपल है, जो रेट दिया हुआ है उसको x जो तेरे को दिया वो उसको और इसको डिवाइड कर दे, तो क्या मिल जाएगा, x/2 मिल जाएगा। ये तेरा आंसर हो गया, ठीक है। ऑप्शन में तुझे x/2 दिया जाएगा, x दिया जाएगा, x/3 दिया जाएगा, x/4 दिया जाएगा। तो तू इस तरीके से फटाक से कैलकुलेट किया जा सकता है। इसका ट्रिक तू ऐसा याद रख, ठीक है। इसका ट्रिक ऐसा है, जो भी तेरा कोएफिशिएंट है उसको ले ले, और यहाँ पे मान ले कोएफिशिएंट 1/2 था, तो और जो गिवन रेट है उसको ले ले, तो आपको मान ले d बाय कोई x चीज का तू पता कर रहा है, ठीक है। तो ये तुझको मिल जाएगा क्या, रेट किसी भी रेट का फॉर्मेशन या कंजम्पशन मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से तू ये क्वेश्चन कर सकता है, सेम यहाँ पे भी तू अप्रोच कर सकता है। फॉर द रिएक्शन a प्लस बी गिव्स 3b विल गिव यू 2c, ठीक है। रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ A दिया हुआ है, दैट इज 1.4 मोल इनटू DM⁻³ मिनट इनवर्स। कैलकुलेट रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ B, कंजम्पशन ऑफ B पूछना है तुझे। अब क्या होगा, देख क्या है, पहले तो तुझे पता है भाई A का 1 मोल है, B के 3 मोल है, ठीक है। तो 1/3 इनका रेशियो A:B कितना हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा, ठीक है। तो पहला मैंने स्टेप क्या किया, इनका रेशियो लिख लिया, ठीक है। ये तू नहीं भी लिखेगा तो भी इट्स ओके, ठीक है। तो डायरेक्ट ओवरऑल रेट लिख के दिखा दे। तो ओवरऑल रेट सर क्या होगा, इसकी स्टोइकियोमेट्रिक रेट ओवरऑल रेट इक्वेशन क्या हो जाएगी, हो जाएगी -1/1। माइनस क्यों लगाए सर, क्योंकि सर ये हो रहा है डिक्रीज, इसका कंजम्पशन हो रहा है, ये खर्च हो रहा है, ठीक है। तो -1/1 d कंसंट्रेशन ऑफ A by dt विच इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे ये भी खर्च हो रहा है सर, तो -1/3 d कंसंट्रेशन ऑफ B by dt। अब तुझे गिवन क्या है, इसका रेट गिवन है, देख यहाँ गिवन है कि नहीं, ठीक है, ये गिवन है। अब होगा क्या, ध्यान से देखिए, आपको रेट दिया है, क्या दिया हुआ है, 1.4 दिया हुआ है। तुझे पूछा क्या क्या है, इसका पूछा गया कि इसका रेट ऑफ कंजम्पशन कितना होगा। तो तू ऐसा भी सॉल्व कर सकता है कि -d कंसंट्रेशन ऑफ B by dt, और तुझे इसकी स्टोइकियोमेट्री 1/3 इनटू रेट, ठीक है, जो गिवन रेट है तेरा, तो -1/3 है, ठीक है, और इनटू रेट। अब यहां पे तुझे एक तो ये भी दिया हुआ है, इसका रेट कितना दिया हुआ है, ठीक है,
इसका रेट, सॉरी ठीक है, ये डी ले ले, ठीक है। अब इसका रेट कितना दिया हुआ है तुझे, इसका रेट दिया हुआ है 1.4, ठीक है, कितना दिया हुआ है 1.4। इस 3 को इधर लेके आ जाएगा तो तुझे 4.2 मोल इंटू DM⁻³ मिनट इनवर्स दिया, ये आंसर आ गया आपका। इस तरीके से आप इस चीज को कैलकुलेट कर सकते हो। और दूसरा मैं आपको बताऊं तो एक चीज याद रख कि तुम लोग को ये DM⁻³ क्या है, ये एक्चुअली में मोल पर DM³ है, ठीक है, मोल पर DM³। इसको अगर तू ऊपर लेके जाएगा तो ऑफकोर्स मेरे भाई मोल इंटू DM⁻³ हो जाएगा, और ये मिनट इनवर्स का आंसर आएगा। तीसरा जो आपका क्वेश्चन है ये है कि व्हाट इज द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन when change in concentration of product is 0.05 मोलर in 20 seconds। सिंपल सा बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है कि एवरेज रेट पूछा गया है, ठीक है। दुआ करो कि ऐसे क्वेश्चंस आपके सीईटी में आए तो आपके क्या ही मार्क्स आएंगे भाई, बहुत अच्छा, ठीक है। तो सर एवरेज रेट क्या है, अब एवरेज रेट मतलब क्या, डेल्टा सी बाय डेल्टा टी, बड़ा चेंज, मतलब अगर ए का कॉन्सेंट्रेशन बहुत खतरनाक लेवल से चेंज हो रहा है तो भाई बड़ा चेंज हो रहा है, मतलब डेल्टा सी बाय डेल्टा टी लगाना पड़ेगा। अब डेल्टा सी को क्या दिया हुआ है 0.05 बाय 20, मैं ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेशन करके रखो तो तुझे यहाँ पे मिल जाएगा 0.00025 मोलर इनटू सेकेंड इनवर्स। तो ये आपको क्या मिल गया, एवरेज रेट मिल गया है इस पर्टिकुलर रिएक्शन का, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी इसको लिखो, फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। ओके सो हम लोग पहला क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट रिगार्डिंग रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट एंड अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट फॉर N2 प्लस थ्राइस ऑफ H2 गिव्स ट्वाइस ऑफ अमोनिया, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखिए क्या है, ठीक है। एक मिनट, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ी है, ठीक है। लेट मी चेक द क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 9, ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन 9 ठीक है, ठीक है। हाँ ओके चलिए देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट रिगार्डिंग रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट एंड डिसअपियरेंस एंड अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। आपको एक इक्वेशन दी गई है जिसमें आपको बताना है, यहाँ पे 4 अलग अलग ऑप्शन दिए गए कि इस पे रेट लॉ कैसे लगेगा और क्या कौन सा रेट लॉ सही है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन देखिए कि यहाँ पे N2 का माइनस साइन देख के ही, और यहाँ पे प्रोडक्ट में भी आपको N2 दिया गया है, ठीक है, बस उसका रेसिप्रोकल कर दिया गया है। लेकिन ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता क्योंकि N2 पे माइनस साइन आएगा और प्रोडक्ट में भी आपको N2 दिया गया, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरा अगर ऑप्शन देखेंगे तो ये एक तो ये तो उसने सही लिखा है, लेकिन अगर आप देखोगे तो आप यहाँ पे एक ही रिएक्टेंट लिया गया, दैट इज 3D कंसंट्रेशन ऑफ H2/dt, फिर अगेन माइनस साइन नहीं लिया गया, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब आपको ये दोनों में से देखना है, तो अगर मैं बताऊं आपको डायरेक्ट, अगर ऑप्शन 4 देखोगे तो 4th ऑप्शन में आपको करेक्ट दिया गया है कि हाँ क्या दिया होगा 3D NH3/dt विच इज इक्वल टू -2dH2/dt, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे देखो ये ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पे आपको एक करेक्ट इक्वेशन दी गई है रेट लॉ की, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन रेट फॉर गिवन रिएक्शन, ठीक है। चलिए देखिए क्या है, यहाँ पे
N2 प्लस थ्राइस ऑफ H2 विल गिव ट्वाइस ऑफ अमोनिया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको 4 अलग अलग ऑप्शन दिया गया, आपको इसके ऊपर रेट इक्वेशन बतानी कैसे। ठीक है, तो अगर आप अच्छे से देखें कि N2 प्लस थ्राइस ऑफ H2 विल गिव ट्वाइस ऑफ अमोनिया। ठीक है, तो पहला ऑप्शन अगर आप देखोगे तो ये करेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगेन माइनस साइन का इश्यू आ रहा है। और दूसरा अगर ऑप्शन देखोगे तो यहाँ पे आपको इसमें रेसिप्रोकल नहीं दिया गया है। तीसरा ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे तो ये डायरेक्ट दे दिया गया है 3, ये भी तीनों ऑप्शन गलत हो सकते हैं। ठीक है, चौथा अगर ऑप्शन देखोगे तो यहाँ पे ठीक है -1/1 है। ठीक है, यहाँ कुछ स्टोइकियोमेट्रिक वन है। ठीक है, तो -1/1 डी कंसंट्रेशन ऑफ D2 by dt इज इक्वल टू -1/3 डी कंसंट्रेशन ऑफ H2 by dt। ठीक है, ये जो है ये एक प्रॉपर है। ठीक है, यहाँ पे देखो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन प्लस में। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो सकता है डी। ठीक है, एक ये ऑप्शन हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ, फॉर द रिएक्शन NO2 प्लस CO गिव्स NO प्लस CO2। ठीक है, एक रिएक्शन दी गई जिसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड को रिएक्ट करवाया गया, जो कि प्रोडक्ट आपको दे रहा है नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड इज y मोल DM⁻³ सेकंड इनवर्स। फाइंड द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, इसका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस आपको बताना है। तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। सबसे पहले क्या करो, इसका जो है रेट इक्वेशन लिखो। तो NO DNO कंसंट्रेशन ऑफ NO by dt विच इज इक्वल्स टू माइनस, ये डिकम्पोज हो रहा है तो DCO कंसंट्रेशन ऑफ CO by dt। ठीक है, या तो आप इसको पहले लिख लो, इसको बाद में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको दिया गया है DNO by dt विच इज इक्वल्स टू y। ठीक है, इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन कितना दिया हुआ है, y मोल पर DM³ सेकेंड इनवर्स दिया गया है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं अच्छे से देखूं तो ये मेरा y ही रेट है किसका, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस का, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ CO का, डिसअपीयरेंस ऑफ CO कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, अगर आप अच्छे से देखेंगे तो y ही क्या है, किसका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है, इसका कार्बन मोनोऑक्साइड का, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन दोनों भी इक्वल है तो इसका रेट भी सेम होगा। तो y आगे आपका बी करेक्ट आंसर, y मोल पर DM³ सेकंड इनवर्स, ये क्या है, इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस है। ठीक है, अच्छा मैं आपको सबसे थोड़ी इंपॉर्टेंट बताता हूं। तो ये क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है। ठीक है, मैं इसे एक बार क्रॉस वेरीफाई करूंगा। ठीक है, कि ये क्वेश्चन जो है करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, मुझे थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ी लग रही है और मैंने भी चेक नहीं किया है कि कैसा है, फिर भी मैं इसको एक बार चेक करके इसका करेक्ट आंसर मैं बता दूंगा। ठीक है, तो अगर जो लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं या कोई भी फैकल्टी वगैरह आप कोई भी देख रहे हैं तो ठीक है, आप मुझे तो नहीं लगा, मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ी है। अगर आपको कुछ लग रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या कोई स्टूडेंट को जिसको पता चल या कुछ बता सकता है। ठीक है, आई एम ऑल्सो इन अ लर्निंग फेज। ठीक है, तो आप मुझे एक बार गाइड कर दीजिए तो मैं इसको एक बार करेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए बाकी ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिए हैं, इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ये दोनों मैंने बता दिया। ठीक है, तो जल्दी से इसको लिखिए, फिर बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ कम बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने क्या किया है, द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन ट्वाइस ऑफ N2O5 विल गिव ट्वाइस ऑफ N2O4 प्लस O2। ठीक है, इज इक्वल्स टू 4.98 into 10⁻⁴ मोल पर DM⁻³ सेकंड इनवर्स। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता करने के लिए बहुत सिंपल सा ट्रिक यहाँ पे ये है कि आपको ये चीज थोड़ी सी बाय हार्ट होनी चाहिए। ठीक है, कि अगर ऑर्डर 0 है तो यूनिट क्या होगा क्वेश्चन में, मोल इनटू लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अगर ऑर्डर फर्स्ट है तो सेकंड इनवर्स होगा डायरेक्ट यूनिट में। ठीक है, इसके साथ अगर कॉन्सेंट्रेशन जुड़ा है तो मोल पर DM³ रहेगा। ठीक है, और अगर सेकंड ऑर्डर है तो मोल इनवर्स लीटर इनटू सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे हमको मोल पर DM³ तो दिया ही है, लेकिन यहाँ पे हमको सेकंड इनवर्स दिया हुआ है, तो ऑर्डर जो होगी वो फर्स्ट ऑर्डर होगी। क्या होगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट पे देखते हैं। व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए सबसे पहली चीज आपको देखना है इनकी पावर्स। तो ठीक है, तो अगर मैं आपको डायरेक्टली अगर आंसर बताऊं तो
डी, ऑप्शन डी ही होगा। लेकिन अगर आप इन सब के देखेंगे तो ये सब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रहे हैं, स्टोइकियोमेट्री कुछ नहीं होगा तो फर्स्ट ऑर्डर ही होगा, ठीक है। ये देखिए फर्स्ट ऑर्डर फॉलो कर रहा है, ठीक है। ये सारे के सारे रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। ये 1+2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा थर्ड, ये थर्ड ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। और ये फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा, ये भी फर्स्ट। लेकिन ये जो प्रॉपर है 1+1 कितना हो जाएगा, x+y=2 हो जाएगा, मतलब ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन फॉलो करेगा, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स होगा ये इस रिएक्शन का, ठीक है। H2+I2 विल गिव ऑफ ट्वाइस ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है। सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन A+B गिव्स प्रोडक्ट इज 3.6 into 10⁻⁻2 मोल पर DM⁻³ सेकेंड इनवर्स। ये रिएक्शन का रेट है, इस रिएक्शन का रेट कितना है, इतना है। हमें क्या पूछा है, एंड रेट लॉ इज R K कंसंट्रेशन ऑफ A concentration of B⁻², what is the rate constant of the reaction। आपको पूछा है डायरेक्ट K, क्या पूछा है, K पूछा है और ऑप्शन दिए गए। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करने का, अभी देखो पॉइंट में ना, तो मैंने इसको डायरेक्ट नंबर बना दिया, पॉइंट हटा के सारे जीरो। कंसंट्रेशन ऑफ A कितना था, 0.2 मोलर था तो उसको मैंने 2 बना दिया, 0.1 था उसको 1 बना दिया। R ले लिया, कितना हो गया भाई, K कंसंट्रेशन ऑफ 2 into 1, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा तो डायरेक्ट आपका K into 2 हो जाएगा, K into 2, 1 into दिस तो 2 हो जाएगा। अब आपका R का वैल्यू देखो मैंने इधर लिख दिया, ठीक है। R आपको दिया हुआ था, ये आपका R था तो मैंने इसको यहाँ रख दिया, तो आपको क्या मिल गया, सिंपल से शब्दों में R का वैल्यू मिल गया। अब आपको K चाहिए तो इस 2 को नीचे भेज दे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब, K = 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻²/2। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 1.8 में आएगा। तो जब आप पावर शिफ्टिंग वगैरह सब कर लोगे तो आपका आंसर 18 आ जाएगा, ठीक है। पावर शिफ्टिंग थोड़ी सिंपल है, ठीक है। 1.8 है, पावर 1 आगे शिफ्ट करोगे तो 10⁻³ हो जाएगा और वो मोल पर DM³ हो जाएगा, ठीक है। एक पावर अगर शिफ्ट कर दोगे तो 10⁻1 हो जाएगा, -1 -2 कितना हो जाएगा, 10⁻³ हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ऑप्शन में आप ये सब अगर आप लोग नेग्लेक्ट करोगे तो आप सिर्फ अगर इसको देखोगे, ये अगर सही आ रहा है, मतलब 18 के रेंज में हमारा आंसर आ रहा है, तो अगर आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन आपको सी करेक्ट नजर आएगा, यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपको क्या बोला गया, N2+ thrice of H2 will give you twice of ammonia। आपको बोला गया रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया कितना है, 0.8 मोल पर DM³ into सेकेंड इनवर्स। आपको पूछा गया है कि फाइंड द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिखने से पहले आप क्या करोगे, अमोनिया का रेट ऑफ फॉर्मेशन लिख दिया, कितना है इसका, आपको फैक्टोरियल फॉर्म में लिखना है, या फैक्टोरियल बोल रहा हूं, इसको अपॉन में लिख लो, ठीक है ना, फ्रैक्शन में लिख लो, सॉरी, ठीक है। तो रेट = 1/2 D कंसंट्रेशन ऑफ NH3/dt, ये आपने रेट लिखा। अब आपको इसका रेट पता करना है, तो इसका रेट पता करना है तो इसकी स्टोइकियोमेट्री लिखोगे इनटू गिवन रेट कितना है 0.8। अब जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा 0.4। अब क्या है, इसकी स्टोइकियोमेट्री से इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब ये सिर्फ एक हाइड्रोजन का ना, तो आपके पास हाइड्रोजन कितने हैं, देखो 3 हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, रेट 1.2 मोल पर DM³ क्या हो जाएगा, 1.2 मोल पर DM³ DM⁻³ इंटू सेकेंड बस, ये आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन हैं जो हमने किए हैं, ठीक है। और भी क्वेश्चन है आप कर सकते हो, ठीक है। अगर मौका रहा तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इस चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है ना, जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, ठीक है, तो आपको पहली बात कि एक अप्रोच होनी चाहिए कि एक क्वेश्चन को कितने अलग अलग मेथड से सॉल्व कर सकते हो और कौन सा मेथड जल्दी सॉल्व हो सकता है, ठीक है। किस मेथड को आप यूज करके उस क्वेश्चन को बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। जो भी मैंने यहाँ पे मेथड बताया बहुत शॉर्टकट ट्रिक से बताया, ठीक है। और ये सारी मतलब ऑल्दो मैंने सॉल्यूशंस भी देखे हैं काफी बड़े बड़े, उसको मैंने शॉर्टकट ट्रिक्स की वजह से इन सबको छोटे छोटे फॉर्म में मैंने लिखा है, ठीक है। दूसरा आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप हर एक चैप्टर के, जैसे आपका CET का जो एग्जाम होता है ना, वो एक ही दिन में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी यही एक दिन में देना पड़ता है, ठीक है। अब आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आप सोचोगे भाई मेरा केमिस्ट्री बहुत अच्छा है, तो हो सकता है कि आपको पहला क्वेश्चन फिजिकल से तो दूसरा क्वेश्चन ऑर्गेनिक से भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा आपको पूरी केमिस्ट्री पढ़नी है और मॉक टेस्ट देना है, ठीक है।
केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ तो केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आपकी बेसिकली रैंक भी इंप्रूव होगी, आपका परसेंटाइल भी इंक्रीज होगा, ठीक है। फिजिक्स मैथ्स जिसका है भाई, अगर जिसका अच्छा है तो उसका ओके है, ठीक है, लेकिन जिसका एवरेज है, मॉडरेट है, तो वो लोग को केमिस्ट्री पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी केमिस्ट्री में रैंक बहुत ऊपर आ सकती है, ठीक है। कई दफा क्या होता है ना, हम बहुत बहुत कोशिश करते हैं, ठीक है, लेकिन नहीं हो पाता है, तो ऐसा नहीं है, हमें हार नहीं माननी। इस बार एमएसटी सीईटी में आपको 2 अटेम्प्ट दिए गए हैं, ठीक है। अगर आपका पहले अटेम्प्ट में नहीं होता है तो आप मई में दूसरा अटेम्प्ट दे सकते हो, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है, और बने रहिए हमारे साथ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।